हाय फरीहा, कैसी हो? महर ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा। फरीहा ने पीछे मुड़कर देखा। अरे तुम यहाँ कैसे? महर ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ, यहाँ मेरी ससुराल है, मेरी शादी इसी शहर में हुई है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्ट्रगल कर रही हूँ, फरीहा ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब तुम्हारा? महर ने उससे पूछा। कुछ नहीं यार, जब से घर छोड़ा है बस जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ। फिलहाल छोड़ो ये सब। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कितने दिन बाद मिली हूँ तुमसे। अपने बारे में कुछ बताओ। कैसी हो तुम? कब हुई तुम्हारी शादी? और तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? अरे बाबा, इतने सारे सवाल एक साथ, महर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम फवाज खान है, बिजनेसमैन है। जब भी फुर्सत मिले मेरे घर आना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। फरीहा ने कहा, हाँ हाँ जरूर आऊंगी। अभी जरा बिजी चल रही हूँ। महर ने उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब भी आना हो मुझे फोन कर लेना, मैं इंतजार करूंगी। ये कहकर महर वहां से चली गई। शाम को जब फवाज ऑफिस से आया तो डिनर के बाद महर ने उससे कहा, मालूम है आज मैं एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में गई थी, वहाँ मुझे फरीहा मिली। फवाज ने पूछा, कौन फरीहा? अरे आप भूल गए? मैंने बताया तो था आपको उसके बारे में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, वो जो घर से भाग गई थी? फवाज ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। अरे ऐसा तो ना कहिए, वो भागी जरूर थी लेकिन अपना करियर बनाने के लिए। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन अंकल आंटी कभी उसकी बात समझ ही नहीं पाए। वो लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए उसने ऐसा फैसला लिया। वरना वो गलत नहीं, दिल की बहुत अच्छी है। वो बहुत खूबसूरत थी, मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन उसके घर वाले उसे कभी भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे जो उस छोटे शहर में रहकर पूरे नहीं हो सकते थे। आज मैंने उसे अपने घर आने के लिए भी इनवाइट किया। जब आएगी तो आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। हाँ ठीक है, मिल लूँगा तुम्हारी उस सिरफिरी फ्रेंड से। अब सो जाओ। कुछ दिन बाद फरीहा का फ़ोन आया। उसने महर से मिलने के लिए कहा तो उसने फरीहा को अपने घर बुला लिया। जब फरीहा महर के घर आई तो उसका आलीशान बंगला देखकर दंग रह गई। उसने महर से कहा, अरे वाह महर, तेरी तो मस्त लाइफ चल रही है। ये बता, कैसे पटाया था तूने फवाज को? महर इतराती हुई बोली, जी नहीं मैडम, मैंने नहीं, बल्कि फवाज ने मुझे पटाया। इतनी आसानी से मैंने उन्हें हाँ नहीं बोली थी। तभी फरीहा बोली, अरे तो तुम्हारे पास मना करने की कोई वजह भी तो नहीं थी। जब इतना बड़ा बिजनेसमैन शादी के लिए प्रपोज करे तो ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। महर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही है मैं कभी दौलत के पीछे नहीं भागती। मैंने उनके स्टेटस की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत की वजह से उनसे शादी की। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हैं वो तुमसे? फरीहा ने उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा, कुछ और बताओ ना अपने हस्बैंड के बारे में। मैं और क्या बताऊं, अब तुम यहाँ आई हो तो खुद ही उनसे मिल लेना। नहीं महर, मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। ठीक है चली जाना, लेकिन ये तो बताओ तुम जिस मकसद के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी उसे हासिल किया? फरीहा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कुछ हासिल नहीं कर पाई महर। जब से यहाँ आई हूँ बस धक्के खा रही हूँ। सुना था इस शहर में लोगों के ख्वाब सच होते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ बस अपने ख्वाबों को टूटते हुए देखा है। ऐसा क्यों कह रही हो फरीहा? तुम यहाँ परेशान हो क्या? महर, मॉडलिंग में करियर बनाना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टैलेंट होते हुए भी काम नहीं मिलता। महर ने गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ रहकर ये सब झेलने की क्या जरूरत थी? अपने घर वापस आ जाती। क्या मुँह लेकर आती मैं वहाँ? मेरे पेरेंट्स मुझे कभी माफ नहीं करते। घर से ये सोचकर निकली थी कि अब कुछ बनकर ही वापस आऊंगी। उन लोगों के सामने खुद को सही साबित करने की जिद ने मुझे यहाँ रोक कर रखा। महर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो फरीहा। आंटी तुम्हें याद करके बहुत रोती थी। तुमने घर छोड़ने के बाद उन लोगों से कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। माँ बाप चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन माफ़ी मांगने पर अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। मैंने भी अपनी शादी पर तुम्हें बहुत मिस किया। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम ही मेरी शादी पर मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था, और देखो आज फिर से हम दोनों पहले की तरह साथ में बैठे हैं।
अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? फरीहा ने कहा, मैं यहाँ पीजी में रहती हूँ। वो पीजी वाली आंटी भी बहुत परेशान करती है। उसने वहाँ रहने के बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, लेकिन क्या करूँ, अलग से फ्लैट में रहने के लिए रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए वहीं रह रही हूँ। फरीहा, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम्हें रेंट देकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे घर में आके रहो। फरीहा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं महर, ये ठीक नहीं, तुम्हारे हस्बैंड क्या सोचेंगे? महर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम उनकी फिक्र मत करो, उनसे मैं बात कर लूँगी, तुम बस यहाँ आने की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे निकलना है, वरना लेट हो जाऊंगी। ये कहते हुए फरीहा सोफे से उठकर खड़ी हो गई। महर ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ देर और रुक जाती, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? फवाज बस आने ही वाले होंगे, मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। ये कहकर फरीहा वहाँ से चली गई। रात में सोते वक्त महर ने फवाज से कहा, आज फरीहा घर आई थी, मैं चाहती थी कि वो आपसे मिले, पर वो जल्दी में थी इसलिए चली गई। हाँ ठीक है, फिर कभी मिल लूँगा, हो सकता है कि जल्दी ही मौका मिल जाए, क्योंकि मैंने उससे यहाँ अपने घर में रहने के लिए कहा। क्या कहा? उसे यहाँ रखोगी? तुम भी हद करती हो महर, सारे शहर में उसे बस यही एक घर मिला रहने के लिए? घर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन किराया भी तो देना पड़ेगा। हमारे घर रहेगी तो किराया नहीं देना पड़ेगा। उससे बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। ऐसे वक्त में उसकी मदद मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? तो उसकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दो, अपने घर में रखने की क्या ज़रूरत है? नहीं फवाज, मैं उसे जानती हूँ, वो मुझसे पैसे कभी नहीं लेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी हमारा इतना बड़ा घर है, इतने सारे रूम खाली हैं, अगर वो किसी रूम में रह लेगी तो क्या हो जाएगा? और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, उसके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन अपनी फ्रेंड के चक्कर में कहीं अपने हस्बैंड को ना भूल जाना। ये कहते हुए फवाज ने महर को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ दिन बाद फरीहा अपना सामान लेकर महर के घर आ गई। महर बहुत खुश हुई, वो उसे एक कमरे में ले गई और बोली, ये तुम्हारा कमरा है, आज से तुम यहाँ रहोगी, इसे अपना ही घर समझो, बिल्कुल भी तकल्लुफ मत करना। फरीहा ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो महर, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान कैसा फरीहा, तुम मेरी फ्रेंड हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। अब चलो जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आ जाओ, तब तक मैं डिनर लगवा देती हूँ, फवाज भी आते ही होंगे। ये कहते हुए महर कमरे से बाहर चली गई। डिनर की टेबल पर फवाज और महर बैठे हैं। उसी वक्त फरीहा भी वहाँ आ गई। फवाज की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। फरीहा ने हल्का सा मुस्कुराकर फवाज के दिल के तारों को छेड़ दिया। नाइट सूट में गीली और बिखरी हुई जुल्फें, उसकी खूबसूरती के आगे वो बेबस हो गया, चाह कर भी उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पाया। महर ने फरीहा का तारुफ कराते हुए कहा, फवाज, ये फरीहा है। फवाज ने फरीहा की तरफ देखकर कहा, नाइस टू मीट यू। फरीहा मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, महर आपकी बहुत तारीफ करती है। फवाज ने कहा, तारीफ तो ये आपकी भी बहुत करती है, लेकिन आपको देखने के बाद मालूम हुआ कि ये सच ही कहती है, आप वाकई में तारीफ के काबिल हैं। तभी उन दोनों की बात में दखल देते हुए महर बोली, आखिर फ्रेंड किसकी है? डिनर के बाद फरीहा अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। वो सोच रही है कि कुछ लोगों की किस्मत में बस स्ट्रगल ही लिखी होती है, चाहे कितनी भी मेहनत करें लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। मैं इतने सालों से इस शहर में हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, और महर उन लोगों में से है जो बिना मेहनत किए ही जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। महर कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, इतना हैंडसम और अमीर शौहर मिल गया, इतने बड़े बंगले की मालकिन है, चारों तरफ नौकर चाकर। जैसी जिंदगी मैं डिजर्व करती थी वो महर को मिल गई। ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर फवाज ने महर से कहा, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी? फवाज की तरफ जूस का गिलास बढ़ाते हुए महर ने कहा, वो आ जाएगी, आप शुरू कीजिए वरना लेट हो जाएंगे। फवाज ने नाश्ता शुरू कर दिया, लेकिन उसकी नजरें फरीहा के कमरे के दरवाजे पर टिकी हैं। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। तभी दरवाजा खुला और फरीहा बाहर आई। फवाज ने हसरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। फरीहा ने भी बड़ी नज़ाकत से एक नज़र फवाज की तरफ देखा और फिर डाइनिंग टेबल के पास आकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। महर ने पूछा, फरीहा, तुम्हें रात को ठीक से नींद तो आई?
कोई परेशानी तो नहीं हुई? फरीहा ने कहा, नहीं, यहाँ मुझे कोई परेशानी क्यों होगी, तुम मेरा इतना ख्याल जो रख रही हो। जब फवाज ऑफिस चला गया तो महर ने फरीहा से कहा, अगर आज शाम को तुम फ्री हो तो हमारे साथ चलो, फवाज के दोस्त ने पार्टी पर इनवाइट किया है। फरीहा ने कहा, हाँ ज़रूर चलूँगी, वैसे भी मुझे आज कोई काम नहीं, लेकिन जाना कहाँ है? फवाज के बहुत खास दोस्त हैं आर्यन, उन्हीं के घर जाना है। तुमने शायद उनके बारे में सुना हो, वो बहुत बड़े बड़े फैशन शोज ऑर्गेनाइज करवाते हैं। फरीहा चौंक कर बोली, क्या ये कहीं वो मिस्टर आर्यन खान तो नहीं जो? महर ने उसको रोकते हुए कहा, हाँ हाँ वही हैं, तुम तो मॉडलिंग फील्ड में हो, तुम्हें तो उनके बारे में पता होगा। फरीहा ने उदासी भरे लहजे में कहा, हाँ जानती तो हूँ, लेकिन कभी पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिला। महर, एक बात बोलूँ, वो तुम्हारे हस्बैंड के दोस्त हैं, तुम उनको बोलो कि वो आर्यन खान से मेरा इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके, तुम बेफिक्र रहो, मैं आज ही इस बारे में फवाद से बात करूंगी, महर ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। शाम को पार्टी में फवाज ने आर्यन खान से फरीहा की मुलाकात करवा दी। वो फरीहा से काफ़ी मुतासिर हुए। उन्होंने उसे अगले दिन अपने ऑफिस आने के लिए कहा। फरीहा ये सुनकर बहुत खुश हुई। इतने सालों से वो जिस मौके का इंतज़ार कर रही थी वो आज उसको मिल गया। अगली सुबह नाश्ते के वक्त फवाज ने ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा। फरीहा भी आर्यन खान के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। फवाज डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोला, अगर आप चाहें तो मैं रास्ते में आपको छोड़ दूंगा। महर ने कहा, हाँ फरीहा, यही ठीक रहेगा, तुम टाइम पर ऑफिस पहुंच जाओगी। महर की बात सुनकर फरीहा राजी हो गई और फवाज के साथ चली गई। फवाज के कॉन्टैक्ट्स काफ़ी बड़े बड़े लोगों से थे। फरीहा अक्सर उससे अपनी सिफारिश करवाती। फवाज ने भी पूरी कोशिश की ताकि उसे काम मिल सके। फरीहा ने बहुत मेहनत से काम किया। कुछ ही वक्त में वो एक मशहूर मॉडल बन गई। बड़े बड़े ब्रांड उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगे। इस सब के दौरान फवाज और फरीहा की नजदीकियां भी बढ़ गईं। फवाज को अपनी तरफ माइल होता देख फरीहा समझ गई कि वो आसानी से उसे अपना बना सकती है। वो अच्छी तरह जानती है कि फवाज से रिश्ता रखना उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। धीरे धीरे वो फवाज को एहसास दिलाने लगती है कि वो उसे पसंद करती है। वैसे भी फवाज तो पहली ही नज़र में उस पर दिल हार चुका था। फरीहा की तरफ से इशारा मिलने के बाद वो भी आगे बढ़ गया। फवाज अक्सर महर को ये बोलकर दूसरे शहर जाता कि वो बिजनेस के काम से जा रहा है और फरीहा महर से ये कहती कि उसे फैशन शो के लिए बाहर जाना है। फरीहा और फवाज बाहर मिलते, दोनों साथ में वक्त गुजारते, साथ में घूमते फिरते। एक दिन जिस होटल में वो दोनों रुके थे वहीं पर महर की एक फ्रेंड भी थी। उसने जब फरीहा और फवाज को साथ में देखा तो महर को कॉल करके ये बात बता दी। महर को यकीन ही नहीं हुआ फवाज और फरीहा ऐसा कर सकते हैं। एक तरफ मेरा शौहर जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और दूसरी तरफ मेरी सबसे ख़ास सहेली, वो दोनों मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। मैंने फरीहा की मदद की ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके, लेकिन उसने तो मुझसे ही मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। सुबह से फवाज के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। फवाज बाप बनने वाले हैं, ये सुनकर वो कितने खुश होंगे, मुझे अपने गले से लगा लेंगे। लेकिन वो तो अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। फवाज पर भरोसा करने की और फरीहा के साथ हमदर्दी करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। जब फरीहा घर वापस आई तो अपना सामान कमरे से बाहर ड्राइंग हॉल में रखा देखकर वो चौंक गई। महर ने कहा, इतनी हैरत से क्या देख रही हो फरीहा, ये तुम्हारा ही सामान है। फरीहा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये यहाँ क्यों रखा है? महर ने कहा, मैंने रखवाया है क्योंकि मुझे लगता है अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उस वक्त तुम्हें यहाँ बुलाया था जब तुम्हारे पास किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम एक फ्लैट तो अफोर्ड कर ही सकती हो। तुम ये बातें क्यों कर रही हो महर? मैं जानती हूँ तुमने मेरी बहुत मदद की। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे सहारे की बहुत ज़रूरत थी। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, महर ने गुस्से से कहा। और उस एहसान का बदला तुमने इस तरह चुकाया, मेरे ही शौहर को मुझसे छीन लिया। अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हों तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है? दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक वो होता है जो दोस्त बनकर धोखा देता है। फरीहा ने उसकी बात से अनजान बनते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है महर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब ड्रामा बंद करो फरीहा, अब तुम्हारी असलियत मुझे पता चल चुकी है। फरीहा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए महर ने कहा, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। तभी फवाज आ गया।
फवाज को देखते ही फरीहा ने रोना शुरू कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फवाज ने गुस्से से महर की तरफ देखकर कहा। महर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। नागिन को पाल रखा था मैंने अपने घर में, आज उसने ही रस लिया। फवाज ने कहा, तुम होश में तो हो, कुछ भी बकवास करती जा रही हो। मैं तो होश में हूँ, लेकिन शायद आप अपने होश गवा बैठे हैं। इस लड़की से रिश्ता बनाने से पहले एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया? फवाज ने चीख कर कहा, अब बहुत हो गया महर, तमाशा करना बंद करो। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो फरीहा? अपने कमरे में जाओ। जैसे ही फरीहा कमरे की तरफ बढ़ी, महर ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं, अब फरीहा एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। फवाज ने कहा, उसका हाथ छोड़ो महर, वो इसी घर में रहेगी। महर ने भी गुस्से से आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें इसके यहाँ रहने से तकलीफ हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहते हुए फवाज ऊपर अपने कमरे में चला गया। फवाज की बात सुनकर महर दंग रह गई। फरीहा महर से अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। महर वहीं बेजान सी खड़ी रह गई। फवाज ने ये क्या कह दिया? मुझे ये घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया? कितनी आसानी से मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। क्या इतना कमज़ोर था हमारा रिश्ता? जब फवाज के दिल में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं रही तो उसके घर में कैसे हो सकती है? महर अपने घर वापस चली गई। फवाज ने ना ही उसे रोकने की कोशिश की और ना ही बाद में कॉल करके उससे वापस आने के लिए कहा। महर को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उसे फवाज को अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताने का मौका भी नहीं मिला। वो इस उम्मीद में वक्त गुजारती रही कि जब फवाज को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो खुद उसे लेने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महर के जाने के कुछ वक्त बाद फवाज और फरीहा ने शादी कर ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। महर ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। जब फवाज को बच्ची की खबर दी गई तो उसने उसे अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। ये जानकर महर को बहुत दुख हुआ। फरीहा ने फवाज की कंपनी ज्वाइन कर ली। फवाज ने उसे अपनी कंपनी में अपना पार्टनर बना लिया। फरीहा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई। साथ ही बेटे की पैदाइश से उसका घर खुशियों से भर गया। फवाज और फरीहा अपने बेटे के साथ अपनी खुशगवार जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। उधर महर भी अपनी बेटी की परवरिश में बिजी रहती। उसकी बेटी जब भी अपने पापा के बारे में पूछती, महर उसे यही कहकर समझा देती कि उसके पापा दूसरे शहर में जॉब करते हैं। जब उनको छुट्टी मिलेगी तो वो उससे मिलने आएंगे। एक दिन महर ने अपने वालिदैन से कहा, मैं फवाज से मिलने जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, तुम वहाँ क्यों जाओगी महर, जब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता? वो तो तुम्हारा फ़ोन तक रिसीव नहीं करता। लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा माँ, अपनी बेटी को और कब तक झूठी तसल्ली देती रहूँगी? फवाज मुझसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। मैं उन्हें समझाऊँगी, वो उससे कभी कभी फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे तो वो मासूम बच्ची खुश हो जाया करेगी। बाप होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं, आखिर वो उन्हीं की बेटी है और ये बात उन्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। महर की माँ ने कहा, ठीक है महर, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मुझे नहीं लगता फवाज पर तुम्हारी बात का कोई भी असर होगा। जब महर फवाज के घर आई, मेड ने आकर फरीहा को खबर दी तो फरीहा उसके पास आई और बोली, आओ महर, अंदर आओ, तुम यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हुई। जब महर ने घर के अंदर कदम रखा तो इस घर से जुड़ी हुई सारी यादें उसके जहन में ताज़ा हो गईं। उसकी आंखें नम हो गईं। फरीहा ने सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ बैठो और बताओ कैसी हो। महर ने सोफ़े पर बैठते हुए कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं फवाज से मिलने आई हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। सॉरी, फवाज से तुम नहीं मिल सकती, वो बिज़नेस ट्रिप पर बाहर गए हैं। अगर कोई ख़ास बात है तो मुझे बता दो, मैं फवाज को बता दूंगी। नहीं, मैं चलती हूँ, ये कहकर महर उठने लगी। तभी फरीहा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की, तकल्लुफ़ ना करो महर, इसे अपना ही घर समझो। महर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, अब इस घर में मेरा कुछ भी नहीं। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने गलत लोगों पर भरोसा करके खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अपने ही लोगों ने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। ऐसा ना कहो महर, ये घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा था। मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। जिसके लिए यहाँ आई थी, जब वो ही मेरा नहीं रहा तो मैं यहाँ रहकर क्या करती। अफसोस तो इस बात का है कि जिस सहेली को अपना समझकर मैं इस घर में लाई, उसी ने मेरा शौहर छीनकर मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसमें गलती मेरी ही है। जब हम किसी बंदे पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो बंदा एक ना एक दिन हमारा फ़ायदा उठा ही लेता है।
तुमने भी मेरे साथ वही किया। हाँ मैंने किया, लेकिन इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा ही चाहता है। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या गलत किया? महर ने गुस्से से कहा। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना क्या ये गलत नहीं? खुद बेहतर जिंदगी पाने के लिए दूसरे की खुशियाँ छीन लेना क्या ये गलत नहीं? तुम्हारे जैसे गलत लोग सभी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। फरीहा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जब कोई चीज़ किस्मत से ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। मेरी नज़र में यही सही है। मैं एक खुशगवार ज़िंदगी जीना चाहती थी। जैसी ज़िंदगी मैं डिज़र्व करती थी वो तुम्हें बिना मेहनत किए ही किस्मत से मिल गई। लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम्हें जो मिला तुम उसे संभाल नहीं पाई। कहीं ना कहीं कमी तो तुम्हारी मोहब्बत में ही थी, जिसकी वजह से फवाज मेरी तरफ माइल हुए। शायद मैं उन्हें वो मोहब्बत दे पाई जो उन्हें तुमसे नहीं मिली। महर ने तंज भरे अंदाज में कहा, मोहब्बत? तुमने तो इस पाक लफ्ज़ का भी मजाक बना दिया। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हें फवाद से नहीं बल्कि उसकी दौलत से मोहब्बत थी। तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, इसलिए उन्हें अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझसे दूर कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। फरीहा ने कहा, कसूर सिर्फ मेरा नहीं है, फवाद खुद भी मुझसे रिश्ता बनाना चाहते थे। हाथ आए मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती थी। मैं उन लोगों में से नहीं जो दूसरों की खुशी की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दें। हो सकता है तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, लेकिन मैं क्या करती? अगर मेरी खुशियों के रास्ते में तुम आ गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अपने फ्यूचर के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं। हाँ, तुम मुझे सेल्फिश कह सकती हो, लेकिन ये कलयुग है महर। यहाँ वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचता है। अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अगर मैं किसी की नज़र में बुरी साबित हो गई तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे महान बनने का कोई शौक़ नहीं। आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने जो भी चाहा था वो सब हासिल कर लिया। आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मैंने कुछ गलत भी किया तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि हर किसी की नज़र एक कामयाब इंसान को देखती है, लेकिन वो वहाँ तक कैसे पहुँचा ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। महर से फरीहा का ये गुरूर भरा अंदाज और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से अपने घर वापस आ गई, लेकिन घर आने के बाद भी फरीहा की बातें उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रही हैं। वो सोच रही है, फरीहा जैसे खुदगर्ज लोग कामयाबी पाने की चाहत में इतना नीचे गिर जाते हैं, उनका कोई ईमान नहीं होता? उनका ज़मीर मर जाता है क्या? अपनी ख्वाहिशों का महल बनाने के लिए किसी दूसरे की खुशियाँ वहाँ दफन कर दी। इस गिल्ट के साथ वो लोग कैसे सुकून की ज़िंदगी जी लेते हैं? शायद फरीहा ने सही कहा, ये कलयुग है। हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। यहाँ जो जितना नीच होता है वो उतनी ही ऊंचाई पर जाता है। लोग खुदगर्ज होते जा रहे हैं। वो हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। लेकिन मुझे लगता है दुनिया के सारे लोग ऐसे नहीं हैं। फरीहा चाहे कुछ भी कहे, मुझे लगता है अभी भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ईमान पर कायम हैं, जो खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे नहीं खींचते। फरीहा जैसी जहरीली सोच वाले लोग जो दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊंचा उठते हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर मुंह के बल ज़मीन पर गिरते हैं। इसी भरोसे पर दुनिया कायम है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।